अच्छा जी, जो क्लास 7 हमारे पास सपोर्ट किया है, जो हमें बताएगी किस तरह से सपोर्ट को हमने एड्रेस करना है, फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से हमने क्या क्या करना है, और फिर ऑडिट के दौरान हमने क्या क्या देखना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन हो गई कि किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस को किस तरह एवेल्यूएट करेंगे, वही पीडीसी साइकिल वाला जिस तरह जिसमें हमारे पास चेक था, चेक का फेज है। चेक में हम ऑडिट के जरिए, इंस्पेक्शन के जरिए, एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के जरिए क्या करते हैं, किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। फिर हमारे पास क्लास 10 जो है एनएक्सएसएल की, वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से, जिस तरह मैंने एक्ट के फेज पे बात की कि जब हम चेक में चेक करते हैं कि यार या तो सारी चीजें अच्छी तरीके से जा रही है या शॉर्ट कमिंग्स है, ठीक है, तो एक्ट के फेज में हमने फिर फैसला करना होता है सारी चीजें ठीक है तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मतलब सिस्टम सही जा रहा है, ठीक है। इफ शॉर्ट कमिंग्स है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। आज हम ISO 45001 का जो स्टैंडर्ड है उनकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो NXSL में बयान की गई। अच्छा जी, तो थोड़ा बेसिक इसके बारे में जानते हैं। जो इनकी फर्स्ट 3 क्लासेस हैं वो आपको स्टैंडर्ड के बारे में बैकग्राउंड का बताती है और इसी के साथ साथ आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है टर्म्स ऑफ डेफिनेशन के फॉर्म में, जिसमें टर्म्स, अभी वर्कर एक टर्म है तो उसकी फिर प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि इस कॉन्टेक्स्ट में वर्कर से मुराद कौन है। ठीक है। इसी तरह क्लास 4 की बात की जाए, ठीक है, उसमें सारे सिस्टम का फोकस होता है प्रोसेसेस पर, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स पर। क्लास 4 में उन प्रोसेसेस और उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया गया है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लाजमी है। कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी ने अपनी पॉलिसी में बयान की गए हो, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है। अच्छा, ये आपके पास कैसे अचीव होगा, आप इसको कैसे अचीव करते हैं, जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की और इसकी कॉन्टेक्स्ट की, उस हुदूद की जिसमें वो ऑपरेट हो रहा हो। इसी के साथ साथ क्लास 4 क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। और क्लास 4 में जो मेन है वो चीज़ है वो स्कोप है। ठीक है। अच्छा, स्कोप किसे कहते हैं? क्लास 4 में स्कोप को डिफाइन किया गया है। ठीक है। एक तो स्कोप को डिफाइन किया गया है और क्लास 4 में, और एक सिस्टम के हवाले से प्लानिंग की गई है, उसको डिटेल से फिर स्टडी करेंगे। थोड़ा ये जानते हैं स्कोप किसे कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो स्कोप में हम ऑर्गेनाइजे जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप का तयन करते हैं ऑडिट के दौरान, तो उसकी बाउंड्रीज और एक्सटेंट की बेसिकली बात हो रही होती है कि भाई किस के मतलब जो ऑडिट हम करेंगे उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी हुदूद क्या है, उसका एक्सटेंट कितना वो फैला हुआ होगा, हमारा ऑडिट किस किस डिपार्टमेंट का होगा, कितना उसका टाइम पीरियड होगा, कौन कौन सी एरियाज हम उसमें कवर करेंगे, ऑडिट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट है, किस चीज़ का ऑडिट होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्कोप में डिफाइन करते हैं, स्कोप में हम इसको फिर कवर करते हैं। अच्छा, फिर क्लास 5 और क्लास 10 की बात की जाए तो क्लास 5 और क्लास 10 कॉमन है सारे मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। जो इधर नाम है वो सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स में उनकी यही नाम है। और इफ ISO 45001 की बात की जाए तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, इस जो ISO 45001 है, इसमें आपने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन जब अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है तो उसके लिए उसने बहुत सारे प्रोसेसेस बनाने होते हैं। पहले उनकी प्लानिंग होती है, पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है। फिर उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। और एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया जाता है, एक पॉलिसी भी एक फ्रेमवर्क के तहत बनाई जाती है। और इसी में फिर हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का तयन करते हैं, अपने टारगेट्स का तयन करते हैं। फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अभी हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें हमारे इसी किस्म के टारगेट होते हैं कि भाई एक्सीडेंट ना हो, जीरो लॉस्ट टाइम इंजरीज हमने अचीव करनी है। तो उसके लिए फिर हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर प्रॉपर खतरे को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। और इन सारे प्रोसेस में हमने वर्कर को इन्वॉल्व करना होता है, उसके साथ चीज़ों को कम्युनिकेट करना होता है, उसको गाइड करना होता है, उसको इंटरव्यू हमने करना होता है। अच्छा जी, NXSL की क्लासेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए आपको। ये जनरल इसका थोड़ा ओवरव्यू है जो हम क्लासेस 4 to 10 आगे क्लास 4, 5 और क्लास 6 हमारे पास
प्लानिंग में आ जाती है, ठीक है। और फिर हमारे क्लास 4 क्लास 5 6 और 7 हमारे पास प्लान के फेज में आ जाती है। और फिर डू के सेक्शन में हमारे पास सिर्फ क्लास 8 आ जाती है, जिसकी 2 सब क्लासेस है हमारे पास। फिर चेक के फेज में हमारे पास एक क्लास है, और एक्ट के फेज में भी हमारे पास आखिरी जो क्लास है क्लास 10 है। अच्छा, क्लास 4 पे थोड़ा आते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या करते हैं जी, उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। और फिर ऑडिट में उधर इन चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं कि आया ये सारी चीज़ें इदारे के पास मौजूदा है या नहीं, या सारी अरेंजमेंट्स उन्होंने की है या नहीं, या ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं कि नहीं मौजूद। क्लास 4.1 में हम ऑर्गेनाइजेशन की हुदूद को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, ठीक है। फिर क्लास 4.2 हमारे पास वर्कर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है और वर्कर की पार्टिसिपेशन के हवाले से चीज़ें समझते हैं। और फिर इसमें हमारे पास इंटरेस्टेड पार्टीज़ का जिक्र किया गया है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हमारे पास होते हैं किसी भी इदारे के, तो वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। फिर क्लास 4.3 में हम क्या करते हैं, स्कोप डिटरमाइन करते हैं ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम की, कि ये किस किस जगह तक फैला हुआ है, कौन कौन सा एरिया इसने कवर किया है। और फिर क्लास 4.4 जो हमारे पास, वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के बारे में बताती है ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। और इसका डिज़ाइन हो गया, इसका लेआउट हो गया हमारे पास। फिर क्लास 5 जो मेनली डिपेंडेंट है लीडरशिप पे, सारी डिस्कशन इस क्लास में लीडरशिप पे होगी। क्लास 5.1 हमें लीडरशिप की कमिटमेंट के बारे में बताता है कि भाई लीडरशिप किस किस तरीकों से अपनी कमिटमेंट शो करेगी, ठीक है। फिर 5.2 हम पॉलिसी के हवाले से गाइडेंस देता है कि आपकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, और फिर ऑडिट करते वक्त आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। क्लास 5.3 डिटेल से हमें ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि किस तरह लोगों को रोल्स देने हैं, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कैसे बनाना है। और ये भी चेक करना है कि इदारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा है सिर्फ, कि और इनकी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम मौजूद है कि नहीं। क्लास 6 प्लानिंग की बात की जाए तो इसका 6.1 जो सब क्लास है इसकी, वो हमें ये बताता है कि हमने रिस्क को, खतरात को कैसे एड्रेस करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर आपको याद हो, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो गई, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स हमारे पास हो गए, तो उसी तरीकाकार को फिर मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लास 6.2 हमारे पास है, वो ISO 45001 की जो ऑब्जेक्टिव्स है, अ, और आपकी जो प्लानिंग है, ठीक है, आप कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स अपने से सेलेक्ट करोगे, कैसे आपने उसको अचीव करना है। फिर क्लास 7 हमारे पास सपोर्ट के हवाले से है, इसकी सब क्लासेस को देखा जाए तो कैसे टॉप मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, और रिसोर्सेज किस फॉर्म में उनको प्रोवाइड करनी है। रिसोर्सेज आपको मैन पावर की शक्ल में भी होनी चाहिए, हो सकती है रिसोर्सेज आपको मशीनरी की शक्ल में भी हो सकती है। फिर कंपिटेंसी की बात हो रही है कि आपका जो स्टाफ है वो कंपिटेंट होना चाहिए, उसकी कंपिटेंसी कैसे देखेंगे। फिर अवेयरनेस हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, एम्प्लॉइज़ के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है इदारे ने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते वक्त, और कौन सी आपने डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चेक करनी है। और फिर डू के सेक्शन में आते हैं, जो हमारी सारी प्लानिंग होती है, जहाँ पे फिर इस सेक्शन में, इस क्लास में फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, ऑपरेशन की बात होती है कि आपकी जो सारी प्लानिंग है वो ग्राउंड पे कितनी इम्प्लीमेंटेड है, इस हवाले से बात होती है। आप इमरजेंसी के लिए कितने प्रिपेयर्ड है, कौन कौन सी इमरजेंसी प्रोसीजर्स करनी चाहिए थी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कौन कौन सी इमरजेंसी प्रोसीजर्स आपने की हुई है, ठीक है। फिर इसी के बाद चेक के फेज में हम अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग के जरिए, इंस्पेक्शंस के जरिए, ऑडिट के जरिए, ऑडिट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, फिर मैनेजमेंट रिव्यू के जरिए। फिर आखिरी जो हमारे पास क्लास है एक्ट की, जिसमें हमें बताया गया है इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से, ठीक है, कि जब चेक के स्टेज में हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मसला है, तो उसको नॉन कंफर्मिटीज़ को हम कैसे एड्रेस करना है, कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शन दे सकते हैं, कैसे देंगे। और इसी के साथ साथ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की सजेशन है, तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, ईच एंड एवरी क्लास को और सब क्लास को डिस्कस करेंगे।